हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अर्थ स्कॉलर। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 100 सुपरस्टार टॉपिक का सीरीज चल रहा है। आज हम पढ़ेंगे थियरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड का सेकंड पार्ट। ठीक है, आज हम इसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक, तो इसमें पहली थियरी हमारी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थियरी। ये थियरी किसने दिया है? रेमंड वर्नर ने दिया है इन रिस्पॉन्स टू द फेलियर ऑफ एचओ मॉडल। एचओ मॉडल पिछले क्लास में हमने पढ़ा था, उसके फेलियर में रेमंड वर्नर ने ये थियरी दी है। ठीक है, the theory suggests that early in the product's life cycle, all the parts and labor associated with that product come from the area where it was invented. थ्योरी में ये कहता है कि जो प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल की अर्ली स्टेज होती है उसमें वो प्रोडक्ट जहाँ पे इन्वेंट होता है वहीं पे प्रोड्यूस होता है और फिर वहाँ से एक्सपोर्ट होता है। जबकि आने वाले स्टेजेस में प्रोडक्ट क्या होता है कि दूसरी कंट्रीज द्वारा इमिटेट किया जाता है और फिर जो कंट्री ओरिजिनल इन्वेंशन करती है वो खुद इंपोर्ट करना शुरू कर देती है। ठीक है, आफ्टर द प्रोडक्ट बिकम्स अडॉप्टेड एंड यूज इन द वर्ल्ड मार्केट्स, जब प्रोडक्ट अडॉप्ट कर लिया जाता है और वर्ल्ड मार्केट में यूज होने शुरू हो जाता है, प्रोडक्शन ग्रेजुअली मूव्स अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। और जो पॉइंट ऑफ ओरिजिन है, यानी कि अगर ए कंट्री में बन रही है, ए कंट्री में अगर प्रोडक्ट जो है वो इन्वेंट हुआ है, कोई एक्स प्रोडक्ट इन्वेंट हुआ है, ठीक है, तो शुरू में अर्ली स्टेजेस में ये इसी कंट्री में बन रही है, इसी कंट्री के लेबर या कैपिटल उस प्रोडक्ट को बना रहे हैं। लेकिन आगे आने वाले साइकिल में जैसे जैसे इसको वर्ल्ड मार्केट अडॉप्ट कर लेती है, इस प्रोडक्ट को, प्रोडक्शन जो होता है वो ए कंट्री से शिफ्ट होके और अदर वर्ल्ड के, ठीक है, अदर कंट्रीज में चली जाती हैं। ए से शिफ्ट होके कहाँ चला जाता है? ए से शिफ्ट होके अदर कंट्रीज में शिफ्ट हो जाता है, मतलब अपने पॉइंट ऑफ ओरिजिन से वो दूर जाने लगता है। इन सम सिचुएशन द प्रोडक्ट बिकम्स एन आइटम दैट इज इम्पोर्टेड बाय इट्स ओरिजिनल कंट्री ऑफ इन्वेंशन। और कभी कभार तो ऐसा सिचुएशन भी आता है कि मान लीजिए कोई कंट्री बी अब बना रही है प्रोडक्ट को, सी बना रही है, तो ये भी हो सकता है कि ए जो है वो इम्पोर्ट करना शुरू कर दे, जो कि पहले एक्सपोर्ट कर रही थी। क्योंकि यहाँ पे जो है प्रोडक्ट पहले बनना शुरू हुआ, फिर ए कंट्री ने एक्सपोर्ट करा, फिर उसके बाद धीरे धीरे ए कंट्री में प्रोडक्ट की वैल्यू जो होगी वो डिक्लाइन कर जाएगी, कंज्यूमर्स अब उसको डिमांड नहीं कर रहे हैं, और एक्सपोर्ट्स में दूसरी कंट्री जब इमिटेट कर ली, जब दूसरी कंट्रीज ने बनाना शुरू कर दिया, उनको पता चल गया कि वो प्रोडक्ट बनाने का मेथड क्या है, तो वो कंट्रीज अपनी प्रोडक्शन बढ़ा देते हैं और इसकी वजह से इसकी एक्सपोर्ट जो होती है वो धीरे धीरे घटती चली जाती है। और ऐसा भी टाइम आ सकता है कि ये इंपोर्ट करने लगे दूसरी कंट्री से। A commonly used example of this is the invention, growth and production of personal computer with respect to US. एक common example है वो इसका कि पर्सनल कंप्यूटर जो यूएस ने इन्वेंट किया था वहां से इन्वेंशन हुआ, लेकिन अब यूएस के अलावा बाकी सब प्रोड्यूस कर रहे हैं। यूएस भी कर रही है, मतलब बाकी सारे कंट्रीज भी प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रेमंड वर्नर डिवाइडेड प्रोडक्ट्स इनटू थ्री कैटेगरी। इन्होंने तीन कैटेगरीज में प्रोडक्ट को डिवाइड करा है बेस्ड ऑन देयर स्टेज, की वो किस स्टेज पे हैं प्रोडक्शन में। तो अगर कोई प्रोडक्ट जस्ट इन्वेंट हुआ है तो वो नया प्रोडक्ट है। फिर अगर वो उसके एक्सपोर्ट्स ज़्यादा हैं, उसकी जो है डिमांड मार्केट में हाई है, एक्सपोर्ट्स उसके हाई हैं, ठीक है, तो वो प्रोडक्ट मैच्योर कर गया है, मैच्योरिंग प्रोडक्ट है। फिर स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट है, जब धीरे धीरे वो मैक्सिमम पोजीशन पे है कि अब इसके बाद वो घटना शुरू हुआ है, उसके डिमांड में डिक्लाइन शुरू हो रहा है। 5 स्टेजेस होते हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में। पहला है इंट्रोडक्शन, कि प्रोडक्ट का इनोवेशन हुआ है, ठीक है, इनोवेशन, इंट्रोडक्शन। सेकंड है ग्रोथ, फिर मैच्योरिटी पे पहुंचता है, फिर सैचुरेशन, अबैंडनमेंट। अभी आगे हम पढ़ते हैं एक एक करके, ठीक है। देखिए, ये ग्राफ है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की। 1 मिनट, ठीक है, ये ग्राफ है जिसमें ये पोर्शन क्या है, ये इंट्रोडक्शन है। यहाँ पे देखिए ग्राफ सबसे नीचे, मतलब अभी टाइम स्टार्ट हुआ है और सेल्स और प्रॉफिट्स बहुत ही डाउन है।
तो सेल्स और प्रॉफिट डाउन है, ये कौन सा टर्म है, ये इंट्रोडक्शन है। उसके बाद ग्रोथ वाला एरिया आता है, जब सेल्स धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, प्रॉफिट भी धीरे धीरे बढ़ रही है। और फिर मैच्योरिटी वाला एरिया है, जब रेवेन्यू पीक पे है। ठीक है, रेवेन्यू क्या है, अपने पीक पे है, प्रॉफिट मार्जिन भी अपने पीक पे है। उसके बाद डिक्लाइन होना शुरू होती है प्रोडक्ट की रेवेन्यू, सेल्स, और फिर अबंडन में प्रोडक्ट जो होता है वो एकदम ही डिक्लाइन कर जाता है, या कहें कि उसकी डिमांड जो होती है मार्केट से खत्म होने लगती है। की स्टेजेस इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। प्रोडक्ट इज लॉन्च एंड मेड अवेलेबल टू कंज्यूमर्स। प्रोडक्ट को लॉन्च किया गया है इस स्टेज में, इंट्रोडक्शन में। इनिशियल सेल्स जो है वो कम है, मार्केटिंग कॉस्ट वेरी हाई है, प्रॉफिट्स मिनिमल हैं क्योंकि कॉस्ट ज़्यादा है। ठीक है, और अभी मार्केट एक्सप्लोर नहीं हुआ है, मतलब मार्केट को कैप्चर नहीं की है प्रोडक्ट। देयर आर यूजुअली फ्यू कॉम्पिटिटर्स, अभी कॉम्पिटिटर्स बहुत कम है इस स्टेज पे। जैसे जैसे प्रोडक्ट्स ज़्यादा सेल होंगे वैसे वैसे प्रोडक्ट जो है अपने नेक्स्ट स्टेज में पहुंच जाएगा। नेक्स्ट स्टेज क्या है, ग्रोथ। ग्रोथ में क्या होगा, डिमांड फॉर प्रोडक्ट इंक्रीजेस सेल्स। प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी और इस डिमांड के बढ़ने की वजह से सेल्स बढ़ेंगे। एज ए रिजल्ट प्रोडक्शन कॉस्ट डिक्रीज। प्रोडक्शन कॉस्ट हमारा इसमें डिक्रीज हो जाएगा और इसकी वजह से हमारे प्रॉफिट्स जो हैं वो हाई हो जाएंगे। The product becomes widely known and competitors enter the market with their own version of the product. प्रोडक्ट वाइडली नोन हो जाएगा, मतलब बहुत सारे प्रोड्यूसर जो हैं वो प्रोडक्ट बनाना शुरू कर देंगे और वो अपने नए वर्जन के साथ आ जाएंगे। ठीक है, टू अट्रैक्ट एज मेनी कंज्यूमर्स एज पॉसिबल द कंपनी दैट डेवलप द ओरिजिनल प्रोडक्ट इंक्रीजेस प्रमोशनल स्पेंडिंग। और वो ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर्स को अपनी तरफ खींचने के लिए कंपनी जो है वो प्रमोशन करना स्टार्ट कर देगी प्रोडक्ट की। नेक्स्ट है मैच्योरिटी। इस स्टेज पे क्या होता है, द प्रोडक्ट इज वाइडली नोन एंड मेनी कंज्यूमर्स ओन इट। प्रोडक्ट जो है इस स्टेज पे वाइडली नोन है और बहुत सारे कंज्यूमर्स इसको कंज्यूम कर रहे हैं। इन द मैच्योरिटी फेज डिमांड लेवल्स ऑफ एंड सेल्स वॉल्यूम इंक्रीजेस एट अ स्लोअर रेट। ठीक है, डिमांड और सेल्स दोनों ही बहुत ही स्लोअर रेट से बढ़ रहे हैं। देयर आर सेवरल कॉम्पिटिटर्स बाय दिस स्टेज एंड द ओरिजिनल सप्लायर में रिड्यूस प्राइसेस टू मेंटेन मार्केट शेयर। अब देखिए इस फेज में क्या होता है कि कॉम्पिटिटर्स बहुत आ गए हैं, कंपटीशन हाई हो गई है प्रोडक्शन मार्केट में। ठीक है, और ओरिजिनल सप्लायर जो है अब वो प्राइस को घटा रहा है धीरे धीरे, ताकि वो मार्केट में अपना शेयर बनाए रखें, मार्केट शेयर उसे भी मिल सके और सपोर्ट उस सेल्स उसके बढ़ सकें। प्रॉफिट मार्जिन डिक्रीज, प्रॉफिट उसकी ऑब्वियसली डिक्रीज कर जाएगी जब प्राइस रिड्यूस करेगा, बट द बिजनेस रिमेन्स अट्रैक्टिव बिकॉज वॉल्यूम इज हाई एंड कॉस्ट। ठीक है, बिजनेस अभी भी अट्रैक्टिव है क्योंकि वॉल्यूम अभी भी सेल वॉल्यूम जो है वो हाई है। सैचुरेशन क्या है, इट इज अ स्टेज। अब देखिए नेक्स्ट स्टेज क्या है, सैचुरेशन, इन विच देयर इज नाइदर इंक्रीज नॉर डिक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ सेल। मतलब अब ये स्टेबल पहुंच गया है प्रोडक्ट, ना तो उसकी सेल इंक्रीज हो रही है ना डिक्रीज हो रही है। थ्रू मॉडिफिकेशन द एट्रीब्यूट ऑफ द प्रोडक्ट इज नीडेड टू अट्रैक्ट न्यू कंज्यूमर्स। अगर नए कंज्यूमर अब लाने हैं इस प्रोडक्ट के लिए तो मॉडिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है प्रोडक्ट में। कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट at this stage would have started gaining its market share, और जो ओरिजिनल इन्वेंटर है, ठीक है, इसकी मार्केट शेयर घट गई है अब, जबकि कॉम्पिटिटर जो है उसकी मार्केट शेयर बढ़ गई है। ठीक है, वो अब मार्केट में ज्यादा प्रोडक्ट सेल कर रहा है, उसके सेल्स बढ़ गए हैं। Next है decline stage, when the product peaks in the maturity and then begins a downward slide in sales. जब sales घटनी शुरू हो जाती है, eventually revenues drop, revenue घटनी शुरू हो गई, to the point where it is no longer economically feasible to continue making the product. और revenue उस हद तक घट जाती है जब economically feasible नहीं रह जाता। मतलब अब अगर प्रोड्यूसर जो ओरिजिनल इन्वेंटर है उस प्रोडक्ट को बनाएगा तो उसे प्रॉफिट नहीं होके लॉस होगा, इन्वेस्टमेंट मिनिमाइज हो गया, द प्रोडक्ट कैन सिंपली बी डिसकंटिन्यूड और टू इट कैन बी सोल्ड टू अनदर कंपनी। या तो प्रोडक्ट को डिसकंटिन्यू कर देता है ओरिजिनल इन्वेंटर या दूसरे कंपनी को बेच देता है। प्रोडक्शन में शिफ्ट टू द डेवलपिंग कंट्रीज,
और देखिए अगर डेवलप्ड कंट्री से शुरू करें कि कोई प्रोडक्ट डेवलप्ड कंट्री में, कोई प्रोडक्ट जो है वो डेवलप्ड कंट्री में इन्वेंट हुआ है, ठीक है, यहाँ वो क्या हुआ है, इन्वेंट हुआ है, और उसके बाद फिर अब ये कहाँ शिफ्ट हो गया, डेवलपिंग कंट्रीज में, क्योंकि अब उन्हें बनाना आ गया और उनके कंज्यूमर्स अभी उस चीज को डिमांड कर रहे हैं। या ऐसा हो सकता है कि उनके लिए इकोनॉमिकली फिजिबल है जबकि इनके लिए नहीं है, तो इसलिए अब ये बना रहे हैं और एक टाइम आएगा जब ये इन्हीं को एक्सपोर्ट करना शुरू कर देंगे। On cost and revenue, low production cost and a high demand ensures a longer product life. और जितनी प्रोडक्शन कॉस्ट कम रहेगी और डिमांड ज़्यादा रहेगी उतनी ही लाइफ जो है प्रोडक्ट की वो लॉन्गर रहेगी, प्रोडक्ट ज़्यादा दिन तक मार्केट में बना रहेगा। जब प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएंगे, डिमांड घट जाएगी, प्रोडक्ट जो है वो मार्केट से अपने आप बाहर निकल जाएगा और विड्रॉ कर जाएगा मार्केट से और डिक्लाइन स्टेज पे पहुंच जाएगा, ठीक है। दूसरी थ्योरी है हमारी ग्रेविटी थ्योरी ऑफ ट्रेड, इसको 1960s में दिया था जैन टिनबर्गन ने, एंड हैज शोन स्ट्रॉन्ग एम्पेरिकल सपोर्ट। स्ट्रॉन्ग एम्पेरिकल सपोर्ट से उन्होंने मतलब डेटा वगैरह लेके उन्होंने अपनी थ्योरी को प्रूव किया था कि ये सही है। इट कंटेन्स वाई कंट्रीज often trade more within economic blocks like the EU or North America and wide distance reduces trade volumes। ये थ्योरी हमें बताती है कि जो कंट्रीज हैं वो अपने अगल बगल के एरिया में ज़्यादा ट्रेड क्यों कर रहे हैं, जबकि दूर डिस्टेंस ट्रेड जो है वो घटी है, मतलब डिस्टेंस ट्रेड क्यों कम हो रहा है और अपने एरिया में ट्रेड ज़्यादा हो रहा है। जैसे ईयू की जो ग्रुप्स हैं वो खुद में ज़्यादा ट्रेड कर रहे हैं जबकि दूर की कंट्रीज से कम ट्रेड कर रहे हैं। ग्रेविटी थ्योरी इज एन इकोनॉमिक मॉडल दैट प्रेडिक्ट्स बायलैटरल ट्रेड। जो बायलैटरल ट्रेड होता है दो कंट्रीज के बीच, उसको ये मेजर करता है उनकी इकोनॉमिक साइज के बेसिस पे, इकोनॉमिक साइज यानी कि जीडीपी एंड द ज्योग्राफिकल डिस्टेंस बिटवीन देम। और यहाँ जो ग्रेविटी थ्योरी ऑफ ट्रेड में ट्रेड को मेजर किया जाता है कि ट्रेड का क्या कहते हैं उसे, जो भी है कि ट्रेड वॉल्यूम कितना है। हाँ, इसमें जो ट्रेड वॉल्यूम को मेजर किया जाता है उसको मेजर करने का तरीका क्या क्या है, किस किस बेसिस पे है, पहला जीडीपी ऑफ कंट्रीज एंड दूसरा ज्योग्राफिकल डिस्टेंस बिटवीन कंट्रीज। यहाँ से वो बायलैटरल ट्रेड को मेजर करते हैं, बायलैटरल ट्रेड को मेजर करते हैं, ठीक है। इट इज एनालॉगस टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी। आपने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी अगर पढ़ा होगा, आप में से कोई अगर साइंस के स्टूडेंट होंगे तो जो वहाँ ग्रेविटेशनल पुल है, जो वहाँ कैपिटल जी की फॉर्मूला होती है, वही यहाँ भी ट्रेड वॉल्यूम की फॉर्मूला है, बस यहाँ पे हम जीडीपी और डिस्टेंस ले रहे हैं। वहाँ क्या होता है आप बताइए, मास और डिस्टेंस होता है, ठीक है। बिटवीन टू कंट्रीज इज प्रोपोर्शनल टू देयर इकोनॉमिक मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस सेपरेटिंग देम, ठीक है। वहाँ क्या होता है, मास होता है, यहाँ इकोनॉमिक मास है यानी कि जीडीपी। ये देखिए ये एफ आई जी, आई जी, एफ यानी कि फोर्स, इधर क्या है, इधर ये ट्रेड वॉल्यूम है, जी यानी कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इधर जी क्या है, ट्रेड कांस्टेंट है। एम आई इकोनॉमिक साइज ऑफ द कंट्रीज, एम आई आई कंट्री की और एम जे जे कंट्री का इकोनॉमिक साइज है यानी कि जीडीपी है। एंड डी आई जे इज द डिस्टेंस बिटवीन देम। This means that countries tend to trade more with larger economies and with neighbors or geographically closer countries। इसका क्या मतलब है कि कंट्रीज किनके साथ ट्रेड ज्यादा करेंगी, दो क्राइटेरिया है, ठीक है। अगर जिन कंट्रीज की जीडीपी ज्यादा होगी तो ट्रेड ज्यादा करेंगे, या उनसे अगर डिस्टेंस कम होगा तो ट्रेड ज्यादा होगा, ठीक है। कंट्रीज के बीच ट्रेड बढ़ेगा इन दो कंडीशंस में। ऑल्सो कंसिडर फैक्टर्स लाइक, इन्होंने कल्चर सिमिलरिटीज को भी कंसिडर किया था, कंज्यूमर प्रेफरेंसेस एंड स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। द मॉडल इज वाइडली यूज्ड टू एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ डिस्टेंस का, डिस्टेंस का क्या इम्पैक्ट है ट्रेड पे, इकोनॉमिक साइज का क्या इम्पैक्ट है, और कॉमन बॉर्डर्स, लैंग्वेज, ट्रेड एग्रीमेंट एंड अदर फैक्टर, ट्रेड फ्लो में इन सारे फैक्टर्स का क्या इंपॉर्टेंस है, ये एनालाइज करती है ये थ्योरी।
नेक्स्ट हमारी थियरी है न्यू ट्रेड थियरी, जिसको कि क्रुगमैन ने दिया था, पॉल क्रुगमैन की थियरी है। इसे न्यू ट्रेड थियरी कहते हैं। एम्फसाइजेस द रोल ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल, इकोनॉमीज ऑफ स्केल का रोल बताती है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल पता है आपको कि जैसे जैसे फर्म की साइज बड़ी होती है, ठीक है, जैसे जैसे फर्म की साइज बड़ी होती है, फर्म का प्रोडक्शन कॉस्ट जो होता है वो घटना शुरू हो जाता है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, आपको पता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या होता है, अभी आगे बताते हैं। ये डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स होते हैं ना, इसमें इसमें आपके कैसे प्रोडक्ट्स बनते हैं, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो उन्होंने इकोनॉमीज ऑफ स्केल और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन को लेके एक्सप्लेन किया है ट्रेड के पैटर्न्स को बिटवीन सिमिलर कंट्रीज की। दो कंट्रीज अगर सिमिलर हैं तो उनमें ट्रेड कैसे होगी। तो देखिए इकोनॉमीज ऑफ स्केल, जैसे फर्म ग्रो लार्जर एंड प्रोड्यूस मोर, फर्म्स जो होती हैं बड़ी होती हैं और ज़्यादा प्रोड्यूस करना शुरू करती हैं, उनका एवरेज कॉस्ट घट जाता है। फिर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का मेन फीचर क्या है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। Consumers desire variety and firms create slightly different version of products such as cars, electronics, clothing. तो इन्होंने क्या कहा कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, इस वजह से ये रियल लाइफ सिचुएशन है एंड इस वजह से सिमिलर कंट्रीज के बीच भी ट्रेड हो रही है। जैसे मान लेते हैं कि दो कंट्री है, जर्मनी, ठीक है, और नेदरलैंड्स ले लेते हैं। मान लेते हैं कि ये भी कैपिटल इंटेंसिव है और ये भी कैपिटल इंटेंसिव है, तो फिर दोनों ही कंट्रीज के बीच ट्रेड क्यों हो रही है, कैसे हो रही है। इससे पहले जो आपने थेरीज पढ़ा है उसमें आपने पढ़ा है कि अगर दोनों ही कंट्री फिर कैपिटल इंटेंसिव है तो उनमें ट्रेड थोड़ा पॉसिबल नहीं है, ठीक है, उनमें ट्रेड जो है वो डिफिकल्ट हो जाएगा, ट्रेड करना और गेन करना दोनों ही कंट्री का उस ट्रेड से। बट क्रुगमैन ने कहा कि ऐसा हो सकता है, अगर दोनों ही कंट्रीज के सिमिलर सिचुएशंस हैं फिर भी दोनों ट्रेड कर सकती हैं और गेन कर सकती हैं, वो स्लाइटली डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करके, ठीक है। कार्स अगर मान लीजिए ये भी कार प्रोड्यूस कर रही है, ये भी कार प्रोड्यूस कर रही है, तो ये अपना एक अलग वैरायटी प्रोड्यूस करे, ये अपना एक अलग वैरायटी प्रोड्यूस करे और दोनों एक दूसरे को बेचें, ताकि दोनों ही कंट्री के कंज्यूमर्स जो हैं वो दोनों तरीके की कार को एंजॉय कर सकें, ठीक है। तो ऐसे कंट्रीज जो हैं वो सिमिलर कंट्रीज जो हैं वो ट्रेड करती हैं। अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मेनी फर्म्स compete each offering unique but similar products। जैसा कि आप जानते हैं मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन्स में क्या होता है कि सिमिलर प्रोडक्ट्स होते हैं लेकिन जरा जरा सा यूनिक फीचर होता है। जैसे आप सोप इंडस्ट्री ले लीजिए, ठीक है, सोप मार्केट, आप शैम्पू इंडस्ट्री ले लीजिए, ये सारी चीजें क्या हैं, ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का एग्जांपल है। होम मार्केट इफेक्ट, इन्होंने क्या कहा कि कंट्रीज विद लार्ज डोमेस्टिक डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट टेंड टू कंसंट्रेट प्रोडक्शन ऑफ दैट गुड। जो कंट्रीज जिस कंट्री में डोमेस्टिक डिमांड जिस चीज की ज्यादा होगी वो कंट्री उसको ज्यादा प्रोड्यूस करना चाहेगा, विच enables them to dominate export markets as well। और इसकी वजह से वो ज्यादा प्रोड्यूस करेगा और उसमें स्पेशलाइजेशन पे चला जाएगा और इसकी वजह से वो एक्सपोर्ट भी करेगा और मार्केट को डोमिनेट करेगा। Krugman's model explains why significant trade happens between industrialized countries with similar capacities। उसने कहा कि जो इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज हैं, कैपिटल इंटेंसिव कंट्रीज हैं, उनमें कैपिटल अबंडेंट कंट्रीज में सिमिलर कैपेसिटी के साथ ट्रेड कैसे हो रहा है। तो इन्होंने इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड की बात की थी। देखिए इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड मतलब क्या होता है कि एक ही इंडस्ट्री में ट्रेड हो रहा है, मतलब कि फॉर एग्जांपल कार इंडस्ट्री हम ले लिया, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, तो दो कंट्री हैं, दो कार ही बना रही हैं, एक मर्सिडीज बना रही है, एक बीएमडब्ल्यू बना रही है और दोनों ही एक दूसरे को बेच रही हैं, ठीक, फॉर एग्जांपल। तो ट्रेड इन सिमिलर बट डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स, जरा सा डिफरेंशिएशन होना चाहिए प्रोडक्ट्स में, बाकी ट्रेड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल बिटवीन जर्मन एंड स्वीडिश कार कंपनीज, जर्मन कार कंपनी एंड स्वीडिश कार कंपनीज, म्यूचुअल गेन्स फ्रॉम स्पेशलाइजेशन एंड स्केल। और गेन कैसे हो रहा है, स्पेशलाइजेशन और स्केल से हो रहा है। अभी मैंने बताया कि कंट्रीज जो है वो सिमिलर प्रोडक्ट बनाती हैं, तब भी
सिमिलर प्रोडक्ट बनाती है तब भी उनकी जो डोमेस्टिक डिमांड है जिस प्रोडक्ट की ज़्यादा है उसमें वो स्पेशलाइज करेंगी और कॉस्ट कम हो जाएगा, जिसकी वजह से वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव कर लेंगी एंड इट अलाउज देम टू ट्रेड एंड गेन फ्रॉम ट्रेड. Overall, Krugman's theory highlights how trade can be mutually beneficial. ओवरऑल क्रूगमैन थ्योरी ने हमें ये बताया है कि ट्रेड जो है म्यूचुअली बेनिफिशियल कैसे हो सकता है सिमिलर कंट्रीज के बीच. By allowing firms to specialize, achieve economies of scale, स्पेशलाइज करती है फर्म, फिर इकोनॉमीज ऑफ स्केल पे पहुंचती है एंड ऑफर कंज्यूमर्स मोर चॉइसेस इन लो प्राइसेस. ठीक है, और कंज्यूमर्स को ज़्यादा चॉइस कम प्राइस में दे पाती है. इट हैज़ फंडामेंटली रीशेप्ड मॉडर्न इंटरनेशनल ट्रेड एनालिसिस एंड पॉलिसी कंसिडरेशन. सो ये थी आपकी क्रूगमैन की थियरी. आगे बढ़ते हैं. अब देखिए एक टॉपिक आते हैं ऐसे में, अभी हमने पढ़ा इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड, तो हम समझ लेते हैं कि इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड होता क्या है. तो इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड refers to a simultaneous import and export of a similar goods or services within the same industry by a country. इंटर इंडस्ट्री ट्रेड क्या होता है, ये हमें बताता है कि दो कंट्रीज के बीच जो सिमिलर गुड्स का जो है वो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हो सकता है और उससे गेन भी हो सकता है. This means that instead of countries only trading distinct products based on their comparative advantage, इसका मतलब है कि जैसे हमने कंपैरेटिव एडवांटेज के एग्जांपल में पढ़ा था कि वाइन और क्लॉथ के बीच ट्रेड हो रहा है, तो ये काफ़ी अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं. ये क्या है, ये इंटर इंडस्ट्री ट्रेड है. तो अगर इंटर इंडस्ट्री ट्रेड हो रहा है तब तो हमें फ़ायदा हो ही रहा है, उस ट्रेड से गेन हो ही रही है दोनों कंट्रीज को. और वो इंटर इंडस्ट्री ट्रेड क्यों हो रहा है ये हमने पढ़ा अभी पिछले वीडियो में. तो इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड भी गेन कर सकता है कैसे, बाय मेकिंग स्लाइटली डिफरेंट प्रोडक्ट्स. दे आल्सो एंगेज इन एक्सटेंसिवली इन ट्रेडिंग वेराइटीज ऑफ गुड्स. देखिए वैरायटी गुड्स की अलग अलग वैरायटी लेके आ सकते हैं और इसकी वजह से ट्रेड जो होता है बेनिफिशियल होता है और ट्रेड पॉसिबल है. फ्रॉम द सेम सेक्टर सच एज एक्सपोर्टिंग एंड इंपोर्टिंग डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ कार्स. हम कार्स के डिफरेंट ब्रांड्स को एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर सकते हैं, कुछ हम बना के बेचें, कुछ हम दूसरी कंट्री से लें. इलेक्ट्रॉनिक्स या क्लोथिंग भी, टेक्सटाइल भी, की कुछ ब्रांड्स हम बना रहे हैं, कुछ ब्रांड्स हम बाहर से मंगा रहे हैं. एग्जाम्पल, यूएस imports इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रॉम चाइना. यूएस चाइना से इलेक्ट्रॉनिक्स इंपोर्ट भी करता है और चाइना को अदर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स एक्सपोर्ट भी करता है. ठीक, इससे दोनों ही कंज्यूमर्स, दोनों कंट्री के कंज्यूमर्स को चॉइसेस मिलते हैं, ज़्यादा अधिक चॉइसेस हैं उनके पास गुड्स खरीदने के लिए. यूरोपियन कंट्रीज इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट मिलियंस ऑफ कार्स टू वन अनदर. यूरोपियन कंट्रीज जो हैं, जो ईयू के मेंबर्स आप ले सकते हैं एग्जाम्पल में, वो मिलियंस ऑफ कार्स एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं, इंक्रीजिंग वैरायटी एंड स्टिमुलेटिंग कंपटीशन इन द इंडस्ट्री. सिर्फ और सिर्फ वैरायटी की वजह से और जिससे इंडस्ट्री में कंपटीशन बढ़ता है. ठीक है, कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री बनती है. टाइप्स ऑफ इंटर इंडस्ट्री ट्रेड. टाइप्स क्या होते हैं, पहला है हॉरिजॉन्टल इंटर इंडस्ट्री ट्रेड. दिस occurs when countries trade goods of similar quality and price but with different features. ठीक है, हॉरिजॉन्टल इंटर इंडस्ट्री ट्रेड मतलब क्या होता है कि इसमें जब कंट्री जो है वो सिमिलर क्वालिटी और प्राइस तो सिमिलर होती है उनके गुड्स की, जिन गुड्स का वो ट्रेड कर रहे हैं उनकी क्वालिटी और प्राइस सिमिलर है लेकिन फीचर्स डिफरेंट हैं, स्टाइल्स ब्रांड्स डिफरेंट हैं. जैसे यूएस और जापान दोनों कार को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर रहे हैं. नेक्स्ट है वर्टिकल इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड. दिस इन्वॉल्व ट्रेडिंग गुड्स विद इन द सेम इंडस्ट्री बट डिफरेंट क्वालिटी और प्राइस लेवल. इसमें क्या है, क्वालिटी और प्राइस में भी चेंज है. हॉरिजॉन्टल में क्या था, क्वालिटी एंड प्राइस सेम, क्वालिटी एंड प्राइस सेम बट डिफरेंट फीचर्स. और वर्टिकल में क्या है कि क्वालिटी एंड प्राइस डिफरेंट, quality and prices are different. Okay, for example, Italy exporting luxury fashion brands to the US while importing more affordable clothing from the US. इसका एग्जाम्पल क्या है कि इटली जो है यूएस को लग्जरी ब्रांड्स बेच रही है, लग्जरी आइटम्स बेच रही है, क्लोथिंग आइटम्स बेच रही है, जबकि इंपोर्ट कर रही है अफोर्डेबल क्लोथिंग आइटम्स. तो क्वालिटी और पैसे दोनों में डिफरेंस है, दिख रहा है. चलिए आगे बढ़ते हैं.
बेनिफिट क्या है? एक्सपैंड्स कंज्यूमर चॉइसेस बाय डाइवर्सिफाइंग अवेलेबल प्रोडक्ट्स। कंज्यूमर के पास चॉइसेस बढ़ जाती हैं। अब कंज्यूमर के पास 2 ब्रांड की क्लोथिंग है, ठीक है, जारा की भी है और H&M की भी है। अब वो चाहे जो खरीदना चाहे। इनकरेजेस इनोवेशन एंड स्पेशलाइजेशन। इनोवेशन को इनकरेज करती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रोडक्ट हमारे पास है भी तभी उसमें ही हम नया कुछ इनोवेट करके अपना एक यूनिक प्रोडक्ट लेके आएंगे। और स्पेशलाइजेशन करेंगे एज लोकल प्रोड्यूसर compete विद इंटरनेशनल वन ऑन फीचर्स क्वालिटी एंड प्राइस। और स्पेशलाइजेशन करना क्यों जरूरी है? ताकि लोकल प्रोड्यूसर जो हैं वो इंटरनेशनल प्रोड्यूसर से compete कर सके फीचर्स क्वालिटी और प्राइस तीनों ही चीज़ में। हेल्प्स फर्म्स बेनिफिट। फर्म की बेनिफिट होती है क्यों? क्योंकि वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल को अचीव करता है, कॉस्ट रिड्यूस होती है और एफिशिएंसी उसकी इंक्रीज होती है। अब देखिए इसको मेजर कैसे करते हैं, तो उसका जो बहुत फेमस इंडेक्स है वो है ग्लोबल लॉयड इंडेक्स। ये इंडेक्स ये बताता है यूज टू क्वांटिफाई द एक्सटेंट ऑफ इंडस्ट्री ट्रेड। इसको क्वांटिफाई करता है कि इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड किस एक्सटेंट तक हो रहा है फॉर ए स्पेसिफिक गुड और सेक्टर। ठीक, इस इंडेक्स की वैल्यू जितनी 1 से क्लोजर होगी उतनी इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड की वॉल्यूम हाई होगी। अब देखिए ये है हमारा फॉर्मूला GL यानी कि ग्लोबल लॉयड इंडेक्स एंड XI यानी कि एक्सपोर्ट, MI इंपोर्ट। XI एक्सपोर्ट वैल्यू, MI इंपोर्ट वैल्यू। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा 1 माइनस XI माइनस MI की एब्सोल्यूट वैल्यू और अपॉन XI प्लस MI। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है? ये जो है XI माइनस MI, ये इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू बता रही है, एब्सोल्यूट वैल्यू। इसका ये मतलब होता है कि अगर ये -2 भी आ जाता है अंदर तो ये बाहर 2 आएगा, ठीक है, ये पॉजिटिव वैल्यू देती है हमें। रिजल्ट क्या है? रिजल्ट 0 से 1 तक आ सकता है, मतलब इंडेक्स की वैल्यू 0 to 1 वेरी कर सकती है। अगर इंडेक्स की वैल्यू 1 है तो परफेक्ट इंटर इंडस्ट्री ट्रेड है, मतलब एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स बिल्कुल इक्वल हैं। अगर इंडेक्स की वैल्यू 0 है कोई इंटर इंडस्ट्री ट्रेड नहीं है, आइदर ओनली एक्सपोर्ट और ओनली इंपोर्ट, मतलब उस गुड का या तो एक्सपोर्ट हो रहा है या इंपोर्ट हो रहा है। ठीक है, थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। लाइक शेयर सब्सक्राइब and stay tuned for our upcoming videos. Thank you so much.